स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, स्टडी IQ के इस सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर फैकल्टी पॉलिटी के शशांक त्यागी। वेलकम शशांक टू दिस सेशन। तो शशांक, जैसे आप हमारे लाइव लेक्चर्स के अंदर पॉलिटी ले रहे हैं, तो मैं इस डिस्कशन को थोड़ा पॉलिटी के अराउंड रखना चाहता हूँ। पॉलिटी से रिलेटेड जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 900 से ज्यादा घंटे का कोर्स है, इसमें पॉलिटी का कितना वेटेज है? हम पॉलिटी अराउंड 35 से 40 जो लेक्चर्स के बीच में करते हैं, और एक लेक्चर आपका 3 आवर्स का होता है। ओके, जी, ठीक है। तो इसमें हम जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है हर किसी से कि एनसीईआरटीज पढ़कर आओ, तो वो भी हम यहाँ पर करते हैं। ओके, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको इसमें मिल जाती है। और कुछ चीज़ें जो 2 पार्ट हैं जो मिसिंग रहते हैं जनरली स्टूडेंट्स के, वो है एनालिटिकल पार्ट एंड करंट वाला कंटेंट, तो वो भी हमारा इसी में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है शशांक, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कई कोचिंग्स में या कई प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐसा देखते हैं कि पॉलिटी को वो ब्रेक डाउन कर देते हैं जी, और कई बार दूसरा पार्ट पहले करा दिया या कोई और पार्ट पहले करा दिया। जी। हमारे केस में पॉलिटी आपने कैसे डिजाइन किया है? क्या ये एक पूरे सीक्वेंस में हम लेकर जी। चलेंगे या पार्ट्स में डिवाइड किया है? पॉलिटी एक सीक्वेंस में रहेगा। उसका कारण है क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे से बड़ा लॉजिकली कनेक्टेड है। यानी कि जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट वन की जगह ही आना था, पार्ट टू की जगह ही आना था। आप कहेंगे ये क्या बात हो? बात ये है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक तरीके से डिफाइन करता है कि व्हाट स्टेट इज गोइंग टू बी। जैसे पार्ट वन डिफाइन करता है, ठीक है, इंडिया एज अ स्टेट, ठीक है, नाम बताता है, टेरिटरी बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब स्टेट आपने बता दी है, तो अब आपको बताना होगा कि जो सिटीजन्स हैं उसका इससे रिलेशन क्या है। तो यानी कि जैसे हम स्टेट की डेफिनेशन कहते हैं, स्टेट में टेरिटरी आती है, टेरिटरी आपको पार्ट वन में बता दी है। टेरिटरी के साथ साथ पॉपुलेशन आती है, तो पॉपुलेशन जब सेकंड कंपोनेंट है तो उसको पार्ट टू में ही देना पड़ेगा कि कौन सिटीजन होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो कोई भी हो सकती है, रेजिडेंट भी हो सकते हैं। और तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स होना ही था, क्योंकि तीसरा पार्ट है रिलेशन, भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये सिटीजन और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है। तो मेरा अपना मानना ये है कि लॉजिकली जिस तरीके से कनेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से निष्कर्ष से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी तरीके से बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर वो केवल सेगमेंट्स में इसको रटने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर है, ये मेरा कंप्लीट हो गया, चलो अब लास्ट वाले चैप्टर को कर लेता हूं, तो उससे एक्चुअली वो एसेंस को नहीं पकड़ पाते पॉलिटी की। जैसे यूपीएससी कई क्वेश्चंस ऐसे पूछेगी जो आपके लक्ष्मीकांत में मौजूद नहीं है, वो पूछेगी, वो आपको एग्जैक्ट लाइन भी नहीं वहां पर मिलेगी, लेकिन आप उसको कर पाओगे अगर आपने पॉलिटी की एसेंस को पकड़ लिया। एसेंस से सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज क्यों लाई गई। राइट। अगर आपने उस क्यों को पकड़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के, तो उसके बाद अगर आपको कोई चीज नहीं याद आ रही, लेकिन आपको क्यों क्लियर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के क्यों क्या थे, ऑन व्हाट बेसिस दे वर एक्चुअली फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे में आप उन जवाबों को आसानी से कर लेंगे। तो आई थिंक उसके लिए एक लॉजिकल कोहेरेंस जरूरी है व्हेन यू एक्चुअली रीड इंडियन पॉलिटी। ओके, तो हमारी जो पॉलिटी आप इसमें पढ़ाते हैं लाइव लेक्चर्स में, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है, एकदम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम चलते हैं। ग्रेट। तो शशांक, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और एक कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज फेस होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेयर एक्ट है वो एक लीगल लैंग्वेज में लिखी जाती है और अक्सर इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तो ऐसे बच्चों के लिए आप अपने लेक्चर्स के अंदर, जो मतलब अनइनिशिएटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उनके लिए आपको कैसे स्पेशल मतलब एक एफर्ट डालना पड़ता होगा, कैसे उनको हैंडल करते हैं? देखिए, हमारी जो समझाने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि आप इंडियन पॉलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट कर पाएं कि एक्चुअली इट्स वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, इसका डायरेक्ट रिलेशन मुझसे है, अगर ये यहाँ से ना होता ना यहाँ पर, तो उससे क्या क्या गड़बड़ी हो जाती, तो इससे बच्चे में एक नेचुरल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है विद रिगार्ड टू व्हाट इज रिटन इन हियर। अगर उसको लगता है कि अच्छा बस मुझे ये इमरजेंसी वाला प्रोविजन पढ़ना है 352, 356, 360 और इसके बीच के 358, 359, अगर वो उसको रटने की कोशिश करता है, कहता है कि ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी किए गए थे, तो ऐसे में उसको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स लाइक एसोटेरिक सब्जेक्ट, कहीं दूर कुछ हो रहा है। लेकिन अगर उसको बताया जाता है कि भाई देखो, अगर ये ना हो और ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो बताओ क्या होगा,
देन दे आर एबल टू गेट दैट गेट सेंस कि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बेसिस पर हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी है तो फिर प्रोग्रेस है। तो नाउ दे आर एबल टू कनेक्ट, और हर चीज का लॉजिक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू यू डोंट नीड टू जस्ट रीड कि भाई ये क्या लिखा है। आप ये सोचो कि अगर ये ना लिखा होता तो क्या क्या हो जाता। फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स में भी कि फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन ही क्यों थी? नहीं करते स्टेट की डेफिनेशन। या आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन वैसी आर्टिकल 36 में क्यों की? भाई 12 में आगे 36 में करने की क्या जरूरत थी? तो अगर हम ऐसी भाषा से का इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पर बच्चे के अंदर सवाल या तो होते हैं या आने वाले होते हैं आफ्टर लेक्चर, जब वो कनेक्ट करने लगता है, तो अगर उन चीजों को हम लेक्चर में ही सॉल्व कर दें, तो ऐसे में मतलब वो कनेक्शन जो है, वो डेप्थ है, वो क्लास में ही आ जाता है। राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि जनरली पढ़ाते समय कई सारे लोग जो हैं वो एक प्रॉब्लम से गुजरते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरे को तो ये पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया हमारे लिए, और ये खुद को नहीं पता लगता। ये सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे ही लोग मतलब हम बात करने लगते हैं। लेकिन मैं हमेशा पढ़ाने से पहले सोचता हूँ कि क्या-क्या बेसिक सवाल होंगे जो किसी स्टूडेंट के मन में आ रहे हैं या आएँगे। फिर दूसरा मैं सोचता हूँ कि कहाँ-कहाँ ये गलती कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं क्लास में ना मैं ट्रैप क्वेश्चंस रखता हूँ हमेशा, कि आपने पढ़ लिया, अब इसका आंसर दो। और वो उसका गलत जवाब देते हैं 90%, क्योंकि तभी वो ट्रैप क्वेश्चन है। मुझे उससे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इतने सारे लोग ट्रैप में फँस गए, उनको लगता है कि नहीं, अब ज़्यादा सिंसियर हो जाओ, अब थोड़ा और गौर से करने लगो। राइट। तो ऐसे में मतलब वो इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, बेसिक्स भी होते हैं, डेप्थ भी आ जाती है। राइट। तो जो गलतियाँ वो करने वाले हैं वो हम सब वहीं करा लेते हैं। तो इससे वो एक होलसम एक्सपीरियंस बन जाता है इंडियन पॉलिटी का। इंटरेस्टिंग। और शशांक, लेक्चर्स के अंदर जो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? एवरीवन इज ओपन कि आप कोई भी डाउट लाइए, किसी भी बुक से लाइए, किसी भी क्वेश्चन को उठाइए पास से, क्योंकि ये शो करेगा कि आपने एफर्ट तो किए एटलीस्ट। तो क्लास के बाद आपको ओपन किया जाता है माइक को, और क्लास के दौरान जो आप हैंड रेज करते हैं, तो हमारा जो क्लास मॉडरेटर होता है वो सबके नाम लिखता रहता है। जो डाउट वो वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, तो क्लास मॉडरेटर भी करते रहते हैं। और जो लिस्टिंग होती है उस बिहाफ पे वो क्लास का जब सेशन डाउट सेशन ओपन होता है हर लेक्चर के एंड में, तो उस टाइम पर वो पॉइंट आउट करते हैं, वो बच्चे फिर ऑडियो वीडियो के थ्रू मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, और हम एट दैट पॉइंट हम रिजॉल्व कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे मे बी शायद जिनके डाउट्स कई बार क्लास में आंसर नहीं हो पाते, तो उसके लिए जैसे हमारे 1-to-1 मेंटर्स हैं जो हैं, जी, तो उनको आप कैसे, मतलब मेंटर्स को भी आप कुछ गाइडलाइंस देते हैं? जी, मेंटोर्स को तो बिल्कुल स्पेशल मतलब दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और वो फैकल्टीज से भी कनेक्ट करते रहते हैं। तो ऐसे में जैसे मैं खुद ही क्लास में कितने सारे स्टार पॉइंट देता हूँ कि ये अलग से सर्च करना, ये टॉपिक से अलग है, लेकिन ये कहीं से करंट से कनेक्ट कर रहा है, आपको काम आएगा। तो उसको जब वो सर्च करते हैं और कहीं पर भी उनका डाउट होता है, अगर वो मुझसे क्लास में नहीं पहुंच पाए, तो अपने मेंटोर से पूछते हैं, तो मेंटोर उनको वहाँ पर उसका जवाब दे देते हैं। तो मेंटोर से हम भी कनेक्ट रहते हैं कि भाई इस तरह के सवाल, इस तरह की मतलब डायरेक्शन हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को बियॉन्ड दिस बुक। ठीक है। तो बियॉन्ड दिस बुक, तो वो कनेक्शन वहाँ पर बिल्ड हो जाता है। शशांक, जैसे काफी बच्चों की पॉलिटी में ये प्रॉब्लम आती है कि आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको याद रखना कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए है, या कई बार जैसे यूपीएससी ने एक बार मेंस में सवाल पूछ लिया था कि ट्राइबल से रिलेटेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स हैं। इस तरह से जो कुछ मेमोराइज करने की जो चीजें हैं, रिलेट करने की जो चीजें हैं, इनको आप कैसे मतलब बच्चों को इनेबल करते हो टू डू दैट? सबसे पहले तो जैसे ही कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है, वो देखता है कि आर्टिकल से इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो वो सोचने लगता है कि उसे सारे आर्टिकल रटने हैं। सारे आर्टिकल नहीं रटने। पहली बात तो ये क्लियर है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तक, एटलीस्ट 51A तक, आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, क्या आर्टिकल और किसमें क्या लिखा है। और वो आपको वैसे भी याद हो जाता है, क्योंकि ये कोर है जिसका बार बार एप्लीकेशन होता है। तो यानी कि पहला तरीका तो ये है कि भाई इन आर्टिकल्स का हमें मेंस के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज करना होता है, प्रीलिम्स में यूज करना होता है। तो आप जब बार बार देख रहे होते हैं, तो वैसे ही वो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, करंट में भी बार बार कनेक्ट होता है। दूसरा एक और सिस्टम होता है, पैक सिस्टम। तो एक्चुअली ये बचपन में मैंने डायनेमिक मेमोरी का कोर्स किया था। ओके। तो हमारे शहर में एक डायनेमिक मेमोरी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, वो आए थे। तो उन्होंने प्रोग्राम किया, तो मैंने ज्वाइन करना था। तो उसमें फीस उस टाइम काफ़ी हाई थी उसकी। तो एक तो फ्री सेशन करने गए थे, फ्री की चीज़ आदमी छोड़ता नहीं है। तो उसमें उन्होंने एक्चुअली करा क्या, तो एक बैंकेट था हमारे शहर में, तो उसमें ऑर्गेनाइज था प्रोग्राम कि एक बोर्ड पे उन्होंने एक स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि इसको कोई भी ईयर बताओ आप। और हम बचपन में हिस्ट्री के ईयर्स और हिस्ट्री के डेटा से परेशान थे, तो हम बताते रहे, वो लिखता रहा। और उस बच्चे ने बिना पीछे देखे वो सब कुछ वैसे ही रिप्रोड्यूस कर दिया।
एग्जैक्ट बता दिया। ओके। वी वर सरप्राइज, यार ये तो जीनियस है। हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं ये जीनियस नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा कि अब इसको आप कोई वर्ड बताइए। हम्म। हमने घुमा फिरा के, कहीं बायोलॉजी के आपको पता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि कैसे ये याद करेगा, तो हमने घुमा फिरा के सब कुछ, इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, बताया। उसने बिना दिखे उसी सीक्वेंस में सब कुछ बता दिया। ओके। हमें लगा कि कैसे ये कर पाया। तो उसने हमें बताया, जो कोर्स मॉडरेटर था, कि उसने बताया कि देखो दो ही चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, एक तो हमारा दिमाग है और एक समय है। दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए, समय से इस्तेमाल करना जान गए, तो क्या ही है जो आप नहीं पा सकते। तो दिमाग एक टूल है, इस टूल को सीख लो कि टूल कैसे काम करता है। हमने कहा सिखाइए आप। उन्होंने कहा इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो क्या ही हो गया हमारे साथ, हम सोच रहे थे कुछ सीखने आएंगे। तो फिर उन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई। हाँ। खैर मैं घर गया, मैंने कहा कि कोर्स करना है। तो उन्होंने, तो पेरेंट्स ने कहा कि क्या एक कोर्स है, मतलब रटना सिखा देंगे, तुम्हारी सीखने की क्षमता चली जाएगी। हाँ। तो मैंने कहा कि फिर अगर मार्क्स कम आ गए फिर मुझसे मत पूछना आप, ठीक है। खैर फिर घर वालों ने कहा कि चलो करो तुम। तो खैर मैंने वो कोर्स किया, तो उससे भी मुझे काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिली। तो मैं अपनी कोर्सेज में भी यूज़ करता हूँ, क्लासेस में। तो मैं कहता हूँ कि हमारा दिमाग ना दो तरीके से याद रखता है। या तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो, जैसे हमारी लाइफ के कुछ पहले एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम नहीं भूलते। राइट। सेंस, आवाज़, सब कुछ याद रहता है, वो एकदम मतलब जीने लगते हैं उस एक्सपीरियंस को। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि हमारा दिमाग ना या तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो या वियर्ड हो। हमारे पास जो क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 1965 याद करना है, तो से एफसीआई और कुछ आपको जीएस पेपर 3 में इसको यूज़ करना है, कोई डेटा यूज़ करना है, यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है। तो वो कहते हैं कि एक ना सिनोनिम बना लो। जैसे वो कहते हैं 1 सन 2 शू 3 ट्री, ठीक है, 4 डोर 5 नाइन। तो जैसे ही उन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया, मैंने लगा कि मेरे पैसे खराब हो गए अभी। मतलब अगर यहाँ पर ये रटना था तो मैं वही रट लेता, फिर क्या ये एडिशनल रटवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम 0 से 9 तक केवल ये ध्यान रख लो। 0 हीरो 1 सन 2 शू 3 ट्री डोर 4 ओके। 5 वाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 प्लेट 9 वाइन। वाओ। तो उन्होंने कहा अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल 9 याद करना है, हाँ। ठीक है। तो आर्टिकल 9 सिटीजनशिप वाले पार्ट में, पार्ट 2 में। हम्म। और आर्टिकल 9 ये कहता है कि आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक, इन आर्टिकल्स के थ्रू जिसको सिटीजनशिप मिली थी एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी अगर उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली। तो आपको आर्टिकल 9 याद करना है। तो इसका एक तरीका हो सकता है, 9 मतलब वाइन। तो भारत जैसे महान देश की नागरिकता आपको मिल गई, तो कोई नशे में ही होगा जो भारत जैसे देश की नागरिकता छोड़ के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है, तो वो वाइन से कनेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ जो तरीके हैं, राइट। हम अपनी क्रिएटिविटी से अगर यूज कर लें, मतलब स्टोरीज से बना लें, शुरुआत में लगता है, लेकिन फिर ये हमारी हैबिट में आ जाता है। और समझ तो हमें अलग से बनानी है, ये केवल रिकॉलिंग पावर बढ़ा देता है कि जब हमें यूज करना है, एमसीक्यूज में यूज करना है, मेंस में यूज करना है, तो आप रिकॉल कर लोगे एग्जैक्टली कि अच्छा ये है। तो दिस इज वन सच वे। सेकेंड इज रिवीजन, कि जब आप रिवाइज करते रहते हैं, दिखता रहता है आपको बार बार। और रिवीजन का एक स्केड्यूल होना चाहिए कि मुझे पता है मुझे वीकेंड पे करना है, मंथ के एंड पर करना है, टेस्ट से पहले करना है। तो वैसे ही आपकी हैबिट में आ जाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आई विश जब मैं पॉलिटी कर रहा था तो हमारे पास भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स होते। तो शशांक, जैसे हमने आर्टिकल्स की बात करी, इसके अलावा करंट अफेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब हम प्री और मेंस की दोनों की बात करते हैं। तो आपने करंट को कैसे आप इसमें यू टेक अप इन योर लेक्चर्स? देखिए, जो डेली अपडेट्स होते हैं, हम अपने पर्सनल नोट्स को भी अपडेट करते रहते हैं। और जो हमारा हैंडआउट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एफआरस पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि आर्टिकल 21 से जुड़ा अभी कोई रूलिंग आई है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन यूएपीए को लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कहा है, तो हम उसको ना अपने जो नोट्स में ऐड कर लेते हैं, क्लास डिस्कशन में ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को पता रहता है कि वॉट एवर दे आर गेटिंग, दैट इज अपडेटेड। तो इस तरीके से हम ख्याल रखते हैं उसका। मेजर डाउट होता है, स्टूडेंट को लगता है कि अगर मान लीजिए मैंने पॉलिटी का, मान लीजिए कोई एक न्यूज़पेपर छूट गया था मेरे से, तो शायद पॉलिटी का एक क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो जाए क्योंकि करंट छूट गया था। ऐसा नहीं होता, ये डर फैलाया जाता है। कारण भाई पॉलिटी बेस है और उसका करंट है, तो करंट की कई सारी चीजें रिपीट होती हैं, उसी इशू पे मल्टीपल एडिटोरियल्स आते हैं। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि आपको फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने कवर किया से प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इससे जुड़े हुए इश्यूज मेंस में एक क्वेश्चन बनेगा जीएस पेपर 2 में। तो इससे इसके बारे में आपके पास 15-16 सॉलिड आर्गुमेंट होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास कुछ फैक्ट होना चाहिए। यूएपीए लॉ है, इससे पहले टाडा पोटा क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। तो आपके पास एक A4 साइज पेपर पे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन पर क्रिस्प आपने 15-16 पॉइंट बना रखे हैं, उसमें फैक्ट भी है, एग्जाम्पल भी है, स्टेटमेंट भी है, मुझे बताइए अब आपको
क्या अगर आपका कोई एक न्यूज़पेपर मिस हो गया, उसमें प्रिंटेड टेंशन पर कुछ था, क्या इसका मतलब ये है कि आप अब आंसर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। अल्टीमेटली आपके टॉपिक पर आपके पॉइंट तैयार होने चाहिए थे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, वो हो जाएगी। तो दैट शुड बी द अप्रोच। ठीक है। तो शशांक, जैसे मान लो मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को आपने अपने लेक्चर में पढ़ाया, स्टैटिक भी हुआ, मेरा करंट भी हुआ। अब मैं उस लेक्चर की रिवीजन कैसे करूंगा? रिवीजन का यू हैव टू हैव अ शेड्यूल। मैं हमेशा ये कहता हूँ R1 R2 R3 रखा करो। तो R1 का मतलब होता है कि जिस दिन क्लास हुई है उसी दिन एक बार हैंड रिटन नोट्स ओपन कर लो, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट क्लास का फ्लो मिल जाएगा। जो एग्जाम्पल्स यूज किए गए हैं, स्टोरीज यूज की गई हैं, जो ट्रैप्स थे, तो आपका वो एक्सपीरियंस एलेवन हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से मैंने किया था। वो था रिवीजन 1। रिवीजन 2 का मतलब है कि जो आपका जो क्रक्स है, क्रक्स नोट्स हैं, आप उसको गो थ्रू कर लो। इस बार आपके पास हाईलाइटर हो, ओके। ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट डे करो, 2 दिन बाद करो, जिस तरीके से आपने अपना स्केड्यूल बनाया है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इसको ना हमेशा जब थर्ड रिवीजन करो तो अब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा इस टॉपिक में ना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या हेडिंग्स हैं, क्या सब हेडिंग्स हैं। मेरा पर्सनल मानना यह है कि बच्चा इतना कुछ पढ़ रहा होता है यूपीएससी में कि वो अपने दिमाग को ना, वो एक तरीके से जो स्क्रैप डीलर का गोडाउन होता है उस तरीके से रखता है। Okay. हम सबके साथ ये Right. एक्चुअली ट्रेजेडी रही है। राइट। तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, सब ज्ञान उसमें रखते रहते हैं। और जब हमें अब उसका यूज करना है तो अब हमें लगता है टाइम, और फिर उससे होता है हमें कंफ्यूजन कि फिर हमने क्या ही मेहनत करी है जब हम समय पर इसका यूज नहीं कर पा रहे। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि फिर वो अपना मोमेंटम लूज कर देता है पढ़ने का। तो हमें करना क्या है, जैसे कि आपके घर में अगर चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज होती हैं कि भाई कीज का प्लेस ये है, शर्ट्स यहाँ पर हैं, सॉक्स यहाँ पर है, तो आपको पता है वहां पर है, तो आपको अगर रेडी होना है तो आसानी से आप वहां से ले लोगे। और अगर सब हैज़र्ड है तो जाहिर सी बात है अब आप लेट होने वाले हो। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग है। तो दिमाग में अगर स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल अगर से हमने प्रेसिडेंट चैप्टर की बात की, तो पता हो कि प्रेसिडेंट चैप्टर में शुरुआत हमने कहाँ से की थी, प्रेसिडेंट वर्ड ही क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिबेट क्या है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और से यूएस में प्रेसिडेंट, रशिया में प्रेसिडेंट, डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद जो एलिजिबिलिटी, इलेक्शन, इम्पीचमेंट। तो अगर आपको एक एक जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक एक जो हेडिंग सब हेडिंग क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये वाला चैप्टर मुझे पता है क्योंकि सारे सब हेडिंग मेरे अंदर है। तो आई थिंक दिस वे इज द बेस्ट वे। स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर करो चीजों को अपने अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग एनालिजी आपने ली कि मे बी जिस तरह से हम सबकी अलमीराज में अच्छे से चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं जी, वैसे ही माइंड भी एक वैसा है, और उसमें अगर इंफॉर्मेशन अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। जी, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो शशांक, ये बताएं, जैसे करंट की बात हुई और स्टैटिक की भी बात हुई, आपने बीच में मेंशन किया कि क्रक्स और हैंड रिटन नोट्स के बारे में मेंशन किया। जी। इन दोनों चीजों में अंतर क्या है? देखिए, हैंड रिटन नोट्स हमारे क्लास डिस्कशन का पार्ट है, मतलब जो क्लास में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो नोट्स आपको बनाने चाहिए थे, आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए थे, हम आपका टाइम बचा रहे हैं। ओके। एकेडमिक एसोसिएट बैठकर आपके बिहाफ पर वो नोट्स बना रहा है। तो उसमें क्या होता है, टीचर डिस्कशन के दौरान कुछ कनेक्शंस बिल्ड कर देता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो सब कुछ उसमें है। लेकिन इसका भी मास्टर जो प्रोग्राम, मास्टर जो नोट है, वुड से वो है क्रक्स। तो नाम कहने के लिए क्रक्स है, लेकिन एक्चुअली वो मास्टर नोट्स हैं। तो उसमें बहुत ही इलेबरेट वे में है, सप्लीमेंट्री रीडिंग्स हैं, तो एडिशनल रीडिंग्स भी आपको उसमें मिल रही हैं। तो तभी मैंने कहा पहले हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाओ क्रक्स पे। तो हैंड रिटन नोट्स अगर हम दे रहे हैं तो बच्चे को क्लास के दौरान जी नोट्स बनाने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दे कैन फोकस ऑन व्हाट यू आर सेइंग इन द लेक्चर। बस हाथ उनके एक पेन और पेपर तो होना चाहिए, जैसे क्योंकि अगर वो कुछ स्क्रिबलिंग करते रहते हैं ना क्लास का फ्लो, तो उनकी अटेंशन बनी रहती है, नहीं तो वो ऐसे आराम से बैठे रहेंगे, वो अटेंशन लूज हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम और पॉलिटी सब्जेक्ट, जी, इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि पैटर्न कैसे चेंज हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? देखिए, हम ये मानकर चलते हैं अराउंड 20% वेटेज आपकी इंडियन पॉलिटी का है। अराउंड उसमें मैं करंट और स्टैटिक दोनों को मानकर चल रहा हूँ, यानी कि 100 में से अराउंड 20 क्वेश्चन, इसका मतलब 40 मार्क्स। कट ऑफ आपकी जा रही है 98, 99। तो इसमें से 40 मार्क्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पिलर है इंडियन पॉलिटी, अगर आपने इसको एसेंस से मजबूत कर लिया तो 40 मार्क्स आपके कोई आपसे छीन नहीं सकता। क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चन वो ट्रिकी आते हैं, वो आजकल पॉलिटिकल थॉट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एनालिटिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट स्कोरिंग है, मतलब इसको तो करना ही करना है। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ गवर्नेंस वाले क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन, करंट में जो लॉज चर्चा में थे, उन लॉज के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, तो उससे स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो सब डिस्कशन का पार्ट होता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू चेंज एवरीथिंग,
सीधी सी बात है, प्रोविजंस, प्रिंसिपल्स, उसका एनालिसिस और करंट, ये आपके पिलर होने चाहिए। एडवाइस करता हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी एक एनसीईआरटी है, उसको करना ही करना है। जनरली आप छोड़ देते थे, लेकिन अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, स्टेट राइट्स, तो इनके बारे में आपको पता लग जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक दूसरी एनसीईआरटी है, इन दोनों को तो मतलब करना ही है। तो ऐसे में आपका बेस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। राइट। फिर क्लास नोट्स हैं आपके पास, लक्ष्मीकांत आप प्रेफर कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत कर लीजिए क्योंकि सिंपल वे में है, लेकिन लक्ष्मीकांत सब कुछ नहीं है। ना तो प्रीलिम्स के लिए सब कुछ है, ना मेंस के लिए सब कुछ है, स्पेशली 2017 के बाद। तो मेंस के लिए तो पहले से ही नहीं थी, ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है, इसी वजह से रेफर करनी है। तो डीडी बासु, अगर आपने डीडी बासु को ऐड कर लिया लक्ष्मीकांत के साथ, देन यू विल बिकम अनबीटेबल। यानी कि लक्ष्मीकांत, डीडी बासु और आपने करंट ऐड कर लिया। और जो जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, आप इसको ये ना समझें कि एक्चुअली ये कोई एडिशनल काम आप कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी वही है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके नेक्स्ट लेवल को सिंप्लीफाई कर रहा है और आपका इंटरकनेक्शन डीपन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना समझिए कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग टास्क है, नहीं है। हर एक टास्क आपकी दूसरी टास्क को ईजी कर रही है। तो यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, लक्ष्मीकांत, डीडी बासु और करंट पर पकड़, और सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है एडिशन। तो शशांक, जैसे हमारे लाइव फाउंडेशन बैच में आपके लेक्चर्स अगर कोई स्टूडेंट सुनता है, इसके अलावा उसका जो क्रक्स है, जिसको आपने मास्टर नोट्स कहा, वो पढ़ लेता है और हैंड रिटन नोट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लेता है, तो इसके अलावा स्टूडेंट को रीडिंग मटेरियल में क्या पढ़ना चाहिए? रीडिंग मटेरियल में हम करंट भी ऑलरेडी दे रहे हैं, मतलब अगर स्टूडेंट ये करता है तो उसको फिर बाकी जगह एफर्ट कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर है कि आप उस एफर्ट को टेस्ट प्रैक्टिस पर लगाओ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर लगाओ, अपने ऑप्शनल को टाइम दो, तो अदर सब्जेक्ट को मैनेज करो, फिर ये वाला काम आपका हो जाएगा। क्योंकि आप प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, प्रीलिम्स का और मेंस को, जब आप कर पा रहे हो तो फिर आपको अपने वेरिएबल्स को मिनिमाइज करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप वेरिएबल्स को बढ़ाओगे कि ये भी सोर्स वो भी सोर्स, तो उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें कम्बरसम होंगी। यू नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के जीएस फाउंडेशन बैच में आपको प्रीलिम्स रेडी बनाने के लिए हर लेक्चर के साथ क्विज दी जाती है। इसके अलावा एक वीकली प्रीलिम्स क्विज होती है, जिसमें आपकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है ऑफ स्टैटिक एंड करंट टॉट इन द पास्ट 1 वीक। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी फुल फ्लेज प्रोवाइड कराई जाती है, सो दैट आप टाइम मैनेज करना सीखें और एग्जाम में वो जो कुछ ट्रिक्स जिसको हम कहते हैं वो भी यूज करके उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम अटेम्प्ट दे सकें। तो शशांक, प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस पर आता हूं। मेंस की प्रिपरेशन आप किस तरह से अपने लेक्चर्स को ओरिएंट करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन? किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ द इश्यूज विच आर गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीपीएसपी की बात कर रहे हो तो डीपीएसपी में पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में, इस पार्ट में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बार बार न्यूज में है या जिन पर मेजर डिबेट है। अच्छा, सेक्युलरिज्म क्वेश्चन आया था मेंस में, यूसीसी क्वेश्चन आया था, तो हमारा इस पे मतलब एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो करना क्या है, हम क्या करते हैं, ये आपको समझा भी दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है ये भी बता दिया, और इस पर आपको क्रिस्प नोट्स भी दे दिए और सारे आर्गूमेंट्स आपको दे दिए। अब आपको केवल इतना कहा जाता है कि इस पर आंसर राइटिंग जो कह रहे हैं इसको प्रैक्टिस करो। तो आपको इतना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सब टॉपिक को पढ़ने के लिए अब आप कहने लगे कि अब तो मैं किसी स्कॉलर को ही पढ़ूंगा, मैं सुहास पालसीकर को ही पढ़ूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, आशीष नैंडी को पढ़ूंगा। नहीं, वो जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उन सब का निचोड़ तो आपको समझा दिया गया है। बिल्कुल सही बात। उस समय को आप, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको इस निश्चित समय में इस एग्जाम को क्लियर करना है। यू आर नॉट हियर जस्ट टू गैदर नॉलेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली शशांक, क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स जो हैं, मैं कहूंगा वो बह जाते हैं एंड दे कैन नॉट डिसाइफर कि भाई क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है जी। और वो कहीं ना कहीं वो स्कॉलरली एंडेवर्स में चले जाते हैं। Exactly. तो इस टेंडेंसी को कैसे मतलब टेम किया जाए? वही ना कि लक्ष्मण रेखा रखनी होगी कि भाई इसके अंदर रहेंगे जो सुरक्षित रहेंगे, उस समय का उपयोग कहीं और करें। दिस इज द बेस्ट वे। राइट जी। अभी तक अगर मैं समझूं तो आपने बताया कि बच्चे का लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं, स्टैटिक कैसे हो रहा है, करंट कैसे हो रहा है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कैसे हो रही है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे हो रही है। अब मेरा एक फाइनल सवाल आपसे ये है, एक स्टूडेंट ने ये सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद रिवीजन का क्या प्लान है? रिवीजन, उनको जो टेस्ट आपके होने वाले हैं, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी आपके टेस्ट होने हैं, प्लस जैसे पॉलिटी का आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर आपका फुल फ्लेज मेंस का भी टेस्ट होना है यहाँ पर। तो ऐसे में आपको पता है कि 1 महीना पहले मुझे बता दिया गया, पूरा प्लान में है कि मेरा पॉलिटी का टेस्ट होना है। तो अब आपके पास 1 महीना है, अब 1 महीना में एटलीस्ट आप रोज 1 घंटा तो दे सकते हो, या फिर
अल्टरनेट डे पर 2 घंटे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रीवियस वाले पार्ट को रिवाइज कर सकते हो और अपने टेस्ट के लिए रेडी हो सकते हो। Okay. जैसे आप रेडी हो गए, आपको उस पर फीडबैक मिल गया, तो नाउ यू विल बी मोर कंफर्टेबल कि हाँ मेरा तैयारी ठीक ट्रैक पे चल रहा है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस होते रहेंगे, राइट प्लस वीकेंड पर आपके एमसीक्यूज ऐप पर आपके सामने आ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ऐसे में मतलब यू आर नॉट एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया ये वाला और फिर आप अब छूट गए कहीं और चले गए, नहीं, मतलब इट्स लाइक अ हैंड होल्डिंग प्रोग्राम। आपको बार बार बॉम्बार्ड किया जा रहा है इन चीजों से कि नहीं तुम्हें लगे रहना जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वही हमारा कलेक्टिव गोल है। राइट। यस। अब फाउंडेशन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रोग्राम करीबन 10 साढ़े 10 महीने का है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स खत्म होने के बाद जब प्री की बारी आएगी तो क्या प्री के लिए कोई स्पेशल मॉड्यूल है या एफर्ट है? जी, उसके लिए अलग से मॉड्यूल है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, वो क्रैश कोर्स है और वो अलग से नहीं लेना, वो इसी फाउंडेशन बैच में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। Okay. तो ऐसे में दे कैन जस्ट गो थ्रू दैट। उसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण थीम्स हैं पूरे साल रही हैं, उन पर आपको मतलब कहा जाता है कि अब इसको करना है आपको और Right. इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो इससे आपका वो रिवीजन हो जाता है होलसम। दोस्तों, जैसा कि शशांक ने बताया कि प्रीलिम्स रेडी बनाने के लिए वेरियस चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स रन हो रही हैं, लेक्चर्स के साथ क्विजेज हैं, वीकली टेस्ट हैं, आंसर राइटिंग है, सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा जस्ट बिफोर प्रीलिम्स सक्सेस इन प्रीलिम्स मॉड्यूल जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, सो दैट आप प्रीलिम्स के लिए अपना जो पूरा स्टैटिक है, जो रेलेवेंट स्टैटिक पोर्शन है प्रीलिम्स के हिसाब से, और जो करंट पोर्शन है वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। शशांक, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं क्लास में, ठीक है, और मैं समझता हूं कि कुछ बच्चों के डाउट्स जो हैं वो क्लास में नहीं भी क्या पता वो पूछ पाते हों, तो ऐसे में उनके लिए क्या सोल्यूशन है, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को? उनके लिए अलग से मेंटोर्स हैं। मतलब वैसे तो क्लास में भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, जैसे वो हैंड रेज करते हैं तो क्लास मॉडरेटर अलग से उनकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, कुछ सवालों के जवाब वो खुद भी देते रहते हैं। फिर लास्ट का डाउट सेशन होता है वो सबके लिए ओपन होता है, तो वहाँ पर वो सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है नहीं आप पूछ पाए, तो आप अपने मेंटोर से बात करते हैं। तो मेंटोर आपको वो चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनल मेंटोर से, और वो आपको हेल्प करेंगे। यही पर्सनल मेंटोर आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान भी देंगे कि आप इस तरीके से रिवाइज कीजिए, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे उस मेंटोर के। तो दिस इज द वे वी आर एक्चुअली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो काफ़ी अच्छी बात बोली दोस्तों शशांक ने कि हम बच्चों को ऑन डिमांड, अगर मैं समझूं तो पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अपने मेंटोर को रीच आउट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क देम टू मेक अ स्टडी प्लान फॉर यू, और आपके लिए एक प्रॉपर ट्रैकिंग शीट बन जाएगी जिसमें आप पूरा डे ऑन डे देख सकते हैं कि आप क्या कवर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और कितने टाइम फ्रेम में आप अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। शशांक, दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टडी IQ के प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच का फायदा उठाना चाहते हैं तो तुरंत विजिट करें हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे, वहां पे जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और शशांक सर से पॉलिटी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग टू अस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।